नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज हम बात कर लेते हैं चिट्ठी से क्या बनेगी बात। दरअसल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे अब चढ़ता नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की है। बिहार में AIMIM के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने दरअसल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी भी लिखी है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी को महागठबंधन में शामिल किए जाने का आग्रह यानी अपील की है। उन्होंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर हम लोग यानी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर सेक्युलर वोटों के बिखराव नहीं होंगे। 2025 में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी, लिहाजा AIMIM को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी। 2020 के चुनाव में तो AIMIM ने महागठबंधन का खेल ही खराब कर दिया था। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटे के मुकाबले में महागठबंधन को हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। उस दरमियान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में सीमांचल के 24 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े किए थे। AIMIM ने उस वक्त 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जब 20 सीटों पर 24 में से 20 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उनका एक बड़ा शेयर यहां से निकलकर आया। उस वक्त 5 सीटों पर उन्होंने दर्ज की जीत। AIMIM को उन 20 सीटों पर 13% वोट मिले थे, 13% वोट मिले थे। 12 सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन का खेल ही खराब करके रख दिया। उन 12 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जितने वोटों से हार हुई उससे ज्यादा वोट AIMIM को मिल गया था। और यही वजह रही कि इस बार तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। तो देखिए किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों का आकलन रहा। असदुद्दीन ओवैसी इस बार क्यों चाहते हैं कि वो महागठबंधन में अपनी जीत दर्ज करे या फिर महागठबंधन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए, वो इसीलिए ताकि वो ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव से जब चिट्ठी लिखी गई है कि भाई आने वाले समय में सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM की चिट्ठी ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करने का अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव को ही लेना है, लेकिन महागठबंधन के नेता अभी भी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ही बता रहे हैं। बिहार में RJD का माई समीकरण हमेशा से उसकी ताकत रहा है। अब देखिए जिसमें सूबे के यानी प्रदेश के 14% यादव और 18% मुस्लिम वोट एक मुश्त RJD को ही मिलता था, लेकिन बीते कुछ सालों ने या फिर चुनावों ने आप कह सकते हैं कि JDU और AIMIM ने उसमें सेंधमारी जरूर की है, जिसका ही नतीजा ये है कि 20 सालों से बिहार में RJD का मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाया है। और यही वजह है, यही कारण है कि इस बार महागठबंधन अगर मगर की बातों में नहीं फंसना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर फिलहाल गेंद लालू प्रसाद यादव के पाले में है। ओवैसी ने चिट्ठी लिखी कि आखिर गठबंधन किसकी है मजबूरी और चिट्ठी वाला दाव रोकेगी सेकुलर वोटों का बिखराव, ये बड़ा सवाल है और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कुछ बयान। अख्तरुल ईमान साहब ने MIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने, क्योंकि हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, पूरी टीम ने फैसला लिया कि पहले जो मीडिया के माध्यम से और RJD के और महागठबंधन के कांग्रेस के मुकेश सैनी साहब के VIP के लेफ्ट की पार्टियों के साथ जो संवाद हमने किया था, अख्तरुल ईमान साहब ने जो संवाद किया था उसमें एक और कड़ी है। अख्तरुल ईमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, CPI के भी लिखी, मुकेश सैनी साहब को भी लिखी, CPM को भी लिखी। सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। कोई धर्मनिरपेक्ष वोट इस बार इधर उधर नहीं होने वाला है, कोई बिखराव नहीं होने वाला है। पूरे तौर पर बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार और बीजेपी केंद्र सरकार की उल्टी गिनती बिहार चुनाव परिणाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी। AIMIM
का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं हैं और जिनको भी ये चिंता है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने की, वो सीधे तौर पर देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम का बिहार में सुनामी है, इसमें कोई बाधा डालना चाहेगा। इस बार जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को लेना है, लेकिन किसी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, दरअसल आरजेडी की ओर से कहते हुए नजर आए और बड़ी बात उन्होंने कही है कि भाई इस बार तो पूरे सूबे में, पूरे बिहार में है आरजेडी की हवा और जिस तरीके से आंधी तेजस्वी यादव के नाम की चल रही है उसमें कोई दौराई नहीं है कि अगली सरकार और अगला सीएम जो है वो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, इनके मायने समझेंगे, इसका आने वाले समय के लिए हम प्रभाव भी समझेंगे। उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता आरजेडी के, और राजेश पोद्दार जी हमारे साथ, तो प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूज इंडिया पर। लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ ही करना चाहती हूँ। राजेश पोद्दार जी, अब जिस तरीके से आपने सुना होगा, तमाम नेता और प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई सूबे में आरजेडी की तेज आंधी चल रही है, हवा भी नहीं वो बता रहे, वो बोल रहे हैं आंधी चल रही है और अगला सीएम तो निश्चित तौर पर ही तेजस्वी यादव। लेकिन एआईएमआईएम की चिट्ठी लिखना और ये सेकुलर वोटों का बंटवारा ना होना, और अगर गठबंधन में दोनों आ भी जाते हैं तो फिर क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से वोटों का समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ सकता है? राजेश जी। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कह रही है कि बिहार में आंधी चल रही है, कोई आंधी नहीं है। आंधी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की, नीतीश कुमार जी की आंधी चल रही, विकास की आंधी चल रही है, जंगल राज की आंधी की जो बात कर रहे हैं। बिहार में विकसित बिहार बनाने के लिए जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार किस तरह विकास हो, विकसित हो, आप देख सकते हैं बजट के माध्यम से 2025-26 में किस तरह बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने 3,25,000 करोड़ का बजट लाया। इसमें बिहार के विकास करने की बात है, विकसित करने की बात है। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये लोग बिल्कुल जो सेकुलर की बात कर रहे हैं। आज स्पष्ट हो गया कि 42वां संशोधन जो हुआ था आपातकाल के दौरान, उस संशोधन का आज बिल्कुल स्वरूप बिहार में दिख रहा है। आपातकाल के दौरान जो इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर समाजवाद का जो नारा दिया था, वो आज धरातल पर उतर रहा है। समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद का मतलब होता है समाज के हर व्यक्ति की अपनी आजादी हो, हर व्यक्ति को, जो गरीब तबके के लोग, अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, उनकी बात की जाए। समाजवाद का मतलब थोड़ी होता है कि माई समीकरण। आज ओबीसी साहब बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव जी नमाजवाद है, मैं बताना चाहता हूँ माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव उससे नहीं निकल रहे। कह रहे समाजवाद, कैसी समाजवाद भाई? बाकी लोगों की बात कौन करेगा? अति पिछड़ा दलित महादलित की बात कौन करेगा? अगरा की बात कौन करेगा? तो हमने हमेशा कहा, एनडीए ने हमेशा कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि आपने देखा किस प्रकार रैली हुई गांधी मैदान के अंदर शरिया कानून के द्वारा। शरिया जो 10 मुल्कों में शरिया को नहीं माना जाता, जहां मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे ईरान, इराक, कुवैत की बात कर लें, चाहे सऊदी अरब की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, कहीं भी शरिया को नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में ही माना जाता है। क्यों? इनको धर्म की राजनीति करनी है। उस दिन क्या हुआ गांधी मैदान के अंदर? स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि दाढ़ी खतरे में है, नमाज खतरे में है, टोपी खतरे में है। बाबा साहब का संविधान आर्टिकल 25 में लिखा दाढ़ी कहीं खतरे में नहीं है। लेकिन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे सर, उनमें से 5 पर जीते, हालांकि फिर उनमें से 4 आरजेडी की तरफ चले गए थे, वो अलग बात, लेकिन जीत तो दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं उनका तो एक फैक्टर है, उनका तो एक प्रभाव है ही। अब असदुद्दीन ओवैसी अगर चिट्ठी लिखते हैं, और फिर क्या लगता है, क्या चिट्ठी से बात बनेगी? उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ जुड़े हुए। उत्पल जी, आवाज मिल रही है क्या आप तक? जी हाँ, सुन रहे हैं। हाँ उत्पल जी, जवाब दीजिएगा, चिट्ठी से बात बनेगी क्या? क्या फैसला ले सकते हैं लालू प्रसाद यादव असदुद्दीन ओवैसी को लेकर? हमें चिट्ठी की जानकारी नहीं है। हाँ, नहीं, आपको ये नहीं पता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को कि उनको महागठबंधन में जगह दी जाए? ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको ज्यादा जानकारी होगा, क्योंकि वो ज्यादा करीब रहते हैं, हमें नहीं जानकारी है। अच्छा, आप कह रहे बी टीम ज्यादा करीबी यही है? अरे हम बी टीम नहीं कह रहे हैं उनको। हाँ,
क्या कह रहे हैं आप देखिए, आप मनीषा जी, हाँ। आग मत लगाइए, जितना मैं बोला हूँ उतना ही बात बोलिए। हाँ, तो बताइए ना। खतरे में है, इनके तरह दाढ़ी खतरे में है, चश्मे खतरे में है, टिक्की खतरे में है, ये शब्द किसी ने नहीं बोला है। इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाले ये फासिस्ट लोग जो हैं, इनकी बात और इस तरह से आप अपने स्टूडियो को उस तरह से मत बनाइए। मैंने कहा नहीं, मैं तो सवाल ही कर रही हूँ ना सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ कि कौन किसके करीब है, बताइए। ये लोग ज्यादा जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ कि चिट्ठी आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ सर, हम तो टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो आप देखिएगा। चिट्ठी के बारे में आप बहुत सारे चिट्ठियां जो है, बहुत सारी चिट्ठियां और स्क्रीन पे हम लोग देखे हैं, जिसके बारे में हम लोग को मालूम चला है कि ये फर्जी रहता है। हमें नहीं जानकारी है चिट्ठी के बारे में, तो जब चिट्ठी के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसमें क्यों कहूँ। बाकी बात आगे बढ़ाइए। नहीं, अगर चलिए ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं अगर ये चिट्ठी फर्जी होगा तो आपके आधार पर थोड़ा ना बोलेंगे। अरे सर, फर्जी कैसे होगा जब पार्टी की ओर से, अरे सर जब पार्टी ने चिट्ठी लिखी है कि महागठबंधन का, मनीषा जी, मीडिया ने तो ऑलरेडी मुहर लगा दिया था, नोट में चिप्स वाला मुहर लगा दिया था। अरे सर, हम वो चिप वाले चैनल नहीं है सर, हम वो चिप नहीं, हम वो चिप वाले चैनल नहीं है सर, हम वो चिप वाले पत्रकार हैं ही नहीं जो फर्जी या फिर अफवाहें फैलाते हैं। हम फर्जी खबरें नहीं चलाते हैं सर। चिट्ठी लिखी है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि चिट्ठी नहीं लिखी गई होगी। जानकारी नहीं है और हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ सर। चिट्ठी के बारे में मैं जानूं नहीं, मैं आपको जानकारी दे देती हूँ सर। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने विनम्र एक निवेदन किया। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने महागठबंधन में हमारी पार्टी यानी हमें भी इंक्लूड कर ले, शामिल कर ले, ताकि जो सेकुलर वोटों का बंटवारा है वो ना हो, वोटों का बिखराव ना हो। इस पर आपका मैं टिप्पणी चाहती हूँ। हाँ, इस मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ, देश में बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए नहीं, एनडीए क्या है, एनडीए कुछ नहीं है, अब सब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ एनडीए नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जितने भी इस तरह के जो पार्टी हैं जो है, तो वो लोग अपना प्रयास करते हैं वोटों का बंटवारा ना होने के लिए। उसमें बहुत तरह का प्रयास होता है। जैसे आप देखिए, झारखंड के बगल में, आप झारखंड आई हैं कभी, और ये बंगाल, बहुत सारे ऐसे सीमाएं हैं जो एक दूसरे को सटे रहते हैं। और सामाजिक कंपोजिशन, समाज के बहुत सारे वर्ग हैं, जो एक वर्ग वाले लोग उधर झारखंड में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं। तो वैसी स्थिति में क्या शिबू सोरेन जी की पार्टी जाकर के वहां पे हस्तक्षेप करती है? वो तो वोट को रोकने के लिए, वोट का बंटवारा ना हो इसके लिए वो जाके कह देती है कि हम ममता जी का समर्थन करते हैं। तो एक तरह से वोटों का बंटवारा ना हो इसके लिए इस तरह का भी समर्थन होता है। और ज्यादातर पूरे देश में आप देखें कि ज्यादातर इस तरह का ऐसा ही समर्थन है। अखिलेश जी आकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं, सपा जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल यूपी में नहीं लड़ती है। तो इस तरह का पूरे देश में इस तरह का ट्रेंड है। और जब पूरे देश में इस तरह का ट्रेंड है सेकुलर वोटों का बंटवारा ना होने के लिए, तो ये जो नया स्पेशल ट्रेंड जो आप बता रही हैं, तो ये जो ट्रेंड है सिर्फ ओवैसी जी का ही इस तरह का स्टैंड है सेकुलर वोटों को रोकने के, न बंटवारा होने के लिए। ठीक है, अगर बंटवारा ना हो, ठीक है, सब अपने अपने प्रयास करते हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, सुना जाए मनीषा जी, आपने पूछा तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश की जितनी भी इस तरह की पार्टियां हैं, वो पार्टी एक दूसरे के स्टेट में, जो क्षेत्रीय पार्टी है, एक दूसरे के स्टेट पे जाकर के सीधा समर्थन करते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी जैसे फासिस्ट लोगों को, देश लूटने वाले लोगों को, हमको इस देश का सत्ता नहीं देना है, इसलिए मैं नैतिक समर्थन दे रहा हूँ, मैं आपके समर्थन में खड़ा हूँ। बचाव से वो लोग अनाउंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो स्पेशल ये ओवैसी जी है जो सब जगह जाके चुनाव लड़ते हैं। तो हम लोगों का पूरे देश का जो कॉमन सेकुलर वोटों का न रोकने का जो फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिए। नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है। अब असदुद्दीन ओवैसी की चिट्ठी या फिर उनकी अपील पर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आप व्यक्तिगत तौर पर या आपकी पार्टी क्या समझती है? क्या लालू प्रसाद यादव उनकी चिट्ठी पर मंजूरी देंगे या मुहर लगाएंगे? क्योंकि 2 उम्मीदवार उन्होंने पहले ही एक बार जब मैं कह दिया हूँ उस चिट्ठी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और मैं ओवैसी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप ये बात ओवैसी जी के प्रवक्ता से पूछिए कि चिट्ठी का क्या जवाब उनको मिला, चिट्ठी किनके हाथ में मिला भी कि नहीं मिला, कि फर्जी चिट्ठी आप दिखा रही हैं। अरे नहीं सर, आप हमारी योग्यता या फिर हमारी खबरों को लेकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कोई चीज प्रकाश नहीं,
ठीक है, आपको जानकारी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि जो हम दिखा रहे हैं वो फर्जी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते बैठकर कि हम कुछ फर्जी दिखा रहे होंगे, ऐसा नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो ठीक है, आपको आपकी पार्टी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो आपका लूप होल है सर। अगर आपको आपकी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर वो आपका लूप होल है सर। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूँ, मैं ओबीसी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, ओबीसी का नहीं, आरजेडी की तो है ना, आरजेडी की तो है ना, आरजेडी की तो है ना। लालू प्रसाद यादव क्या है, कौन सी पार्टी से है लालू प्रसाद यादव, बताइए। तेजस्वी यादव कौन सी पार्टी के हैं सर? आपको अपनी पार्टी का पता आता नहीं है और आप हम पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि फर्जी है। बहुत देर से आप बोल रहे हैं सर, मैं बहुत विनम्र तरीके से सुन रही हूँ। डिबेट शुरू होने के पहले एक पत्र दे दीजिएगा चिट्ठी में लिख करके कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को क्या बोलना है और वही नहीं सर, नहीं सर, हम तो आपकी बहुत बखूबी सुन भी रहे हैं, लेकिन आप नहीं, आप जो फर्जी बोल रहे हैं मैं उस पर आपका वो कर रही हूँ कि नहीं फर्जी नहीं है, वही मुंह से निकालूं। नहीं, मेरा विचार ऐसा हो भी नहीं सकता सर। ठीक है, मैं राजेश, ठीक है राजेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। फर्जी है, नकली है, ठीक है, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिएगा, उनको बेहतर पता होगा इस बारे में। उत्पल जी, चिट्ठी या नोट में चिप लगा करके दिखा दिया देशवासियों। अरे सर, आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको आना नहीं चाहिए था, आपको आना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको इतनी दिक्कत है मीडिया से या पत्रकारों से या चैनल से, मैं तो आपसे अब भी बोल रही हूँ, के संदर्भ में आपको अगर बुलाया गया, अगर आपको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर बैठेंगे और ऑन एयर ये बोलेंगे कि हम फर्जी चला रहे हैं। हमको चला रहे हैं तो सोच समझ कर चला रहे होंगे। आपको जानकारी नहीं है वो दूसरी बात है। उत्पल जी, बारे में जानकारी नहीं है। राजेश पोद्दार जी, देखिए, इनका एक जो मकसद है ना, आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संवैधानिक संस्था जितने भी है देश के अंदर, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे मीडिया हो, इन पे आरोप लगाना है। इनके ऊपर चाहे सुप्रीम कोर्ट है, सब पर ये आरोप लगाते हैं। तो मीडिया पे लगा दिया तो क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि आज ये विकास की बात नहीं करते हैं। आज इनको पता है सेकुलर वोट कैसे मिले, उनकी चिंता है, बिहार की विकास की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र पता लगता है, महागठबंधन का चरित्र पता लगता है, इनका कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ विचारधारा इनका है कि सत्ता में किस तरह बने। लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए, बस इसकी चिंता है। तेज प्रताप कैसे मंत्री बन जाए, मिश्रा जी कैसे लोकसभा चले जाए, राज्यसभा से हैं, लोकसभा कैसे चले जाए, रोनिया आचार्य कैसे चले जाए। इनका यही एक मकसद है। बिहार में माई समीकरण है, सिर्फ मुस्लिम और यादव में 14% यादव है बिहार के अंदर। उनकी बात ये कभी नहीं करते, सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं। मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों के विकास की बात नहीं करेंगे, उड़ान योजना की बात नहीं करेंगे, ईडी योजना की बात नहीं करेंगे, मोदी सौगात की बात नहीं करेंगे, उनके घर बनाने की बात नहीं करेंगे। हम तो उनकी चिंता करते हैं। आप देख सकते हैं, आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही तो सबसे ज्यादा किसी का घर बना तो मुसलमान भाइयों को बना, जिसमें 40% उन्होंने बनाया, शौचालय उनके बने। तो हम लोगों ने काम किया, उनके घर तक बिजली पानी पहुंचाने का काम किया। अब देश में मुद्दे खत्म हो गए, बिजली पानी सड़क की, ये मुद्दे खत्म है। अब नए मुद्दे आए कि किस तरह लोगों का जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनकी विकास की जाए और उसके बाद विकास के साथ कैसे बढ़ा जाए। तो हम लोग ने हमेशा काम की बात करते हैं। और आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, अब देखिए विचारधारा की बात आ गई, लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ते हैं और विधानसभा के चुनाव में कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी हम आपके साथ नहीं है। जेएमएम आप कह रहे हैं कि हमें भी बिहार में चुनाव लड़ाओ। अखिलेश यादव पीडीए समीकरण लेके घूम रहे हैं, वो बिहार में लाना चाह रहे, पिछड़ा दलित अगरा, बाकी वहां अल्पसंख्यक खत्म है उत्तर प्रदेश में। तो इनकी विचारधारा देख लीजिए। इन लोगों सत्ता के लोग, ये सत्ता चाहिए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति बैठे के लिए काम करते हैं। शौचालय बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने कहा और लाल किले से कहा, तो आपने वहां पे कह रहे थे प्रधानमंत्री का काम शौचालय बनाना है। अरे भैया, हर व्यक्ति को सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए, हर व्यक्ति का अधिकार है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है, उनका काम किया जाए। और तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि बाप किसी का नहीं है, देश किसी का बाप का नहीं है, देश जनता का है, लोकतंत्र का है, हर व्यक्ति का देश है। हर व्यक्ति ने चाय बेचने वाले को लोकतंत्र के हिसाब से देश का प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, ठीक है राजेश जी, अगर ये गठबंधन में एआईएमआईएम को यानी ओवैसी की पार्टी को अगर शामिल कर भी लेते हैं तो क्या लगता है, क्या ये जो माई फैक्टर है, माई समीकरण है, वो पक्ष में जाएगा? क्या किस तरीके से मुसलमान या फिर यादव समीकरण इनके पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे? हालांकि 2 सीटों पर पहले उम्मीदवार वो खड़े कर चुके हैं, अपने घोषित कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं कहना चाहता हूं, मुझे
माई समीकरण से नहीं मतलब, हमारे लिए तो एक बिहार की 13 करोड़ जनता सर्वोपरि है, उनके लिए हमको काम करना है, हमको उनके विकास की बात करनी है। हमारे लिए मुस्लिम भाई भी उतना है, हम पसमानदा की भी बात करते हैं, 36 जातियां मुस्लिम में आती हैं, उनकी हम बात करते हैं, हम उनके विकास की बात करते हैं, खेरा समुदाय की बात करते हैं जो मुसलमान में आते हैं, तो चाहे सिया की बात करते हैं, सुन्नी की बात करते हैं, चाहे पसमानदा की बात करते हैं, हम हर व्यक्ति की बात करते हैं, यादवों की बात करते हैं। मैंने कहा कि बिहार में 14% यादव है। लालू जी ने कितने अपने सरकार में रहते हुए यादवों के लिए काम किया? नहीं किया। हमने क्या किया? आज देखिए गिरिराज राज्य मंत्री बिहार के कौन है? यादव समुदाय से आते हैं। बिहार में देखिए कितने मंत्री यादव से बने हुए हैं। तो हम लोगों ने काम किया है, हर व्यक्ति की आजादी दी है, हर व्यक्ति को काम करने का मौका दिया। इनके पास सिर्फ समीकरण है, सेकुलरिज्म है, सेकुलर की वोट की बात करेंगे। और मैंने कहा कि गांधी मैदान में स्पष्ट रूप से इन्होंने धार्मिक रूप लिया है। इन्होंने टोपी की बात कही। आप चैनल के एंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनका देखिए। इन्होंने कहा कि टोपी खतरे में है, लोगों को बुलाने के लिए आह्वान जब किया, बोला दाढ़ी खतरे में है, मदरसा खतरे में, कब्रिस्तान खतरे में। अरे बिहार में जितने कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी किसने की? नीतीश कुमार जी की सरकार ने की। मुसलमान भाइयों के लिए कितने हम लोगों ने काम किया। यानी अपने काम में लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में कोई यादवों के लिए काम नहीं किया, और अगर किया है तो गिनवा दीजिए। उत्पल जी जी आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो, हाँ उत्पल जी आवाज आ रही है? मनीषा जी, हाँ मनीषा जी ध्यान पूर्वक सुनिएगा जी, बताइए। ओवैसी जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वोटर क्या करेंगे? मतदाता भगवान है। मतदाता लोकतंत्र में सबसे सर्वोपरि है, तो ये मतदाता पे छोड़ दिया जाए। लेकिन ओवैसी जी के जो पैरवीकार हैं राजेश राठौर जी, क्योंकि अभी ओवैसी जी के तरफ से वही यहाँ पे प्रवक्ता बने हुए हैं, इनको भाजपा प्रवक्ता तो मैं मान नहीं रहा हूँ, ये ओवैसी प्रवक्ता है और नरेंद्र मोदी प्रवक्ता। तो नरेंद्र मोदी जी और ओवैसी जी क्यों इतना छटपटाहट में है कि ओवैसी जी कहां सेट होंगे? इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ओवैसी जी कहीं सेट नहीं हो रहे हैं। इनके दिमाग में खुराफात भरा हुआ है, दाढ़ी, टोपी। अरे ये सब जो बातें हैं ये आपके दिमाग के उपज है, ये सड़े हुए दिमाग के आपके उपज है दाढ़ी टोपी। इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, सुन लीजिए। दाढ़ी टोपी की बात उन्होंने किया है, तो वे ओवैसी जी कहां एडजस्ट हो जाएंगे? वो मतदाता के पास जाएं और जा करके वो अपनी बात रखें। मतदाता जिनसे कन्विंस होगी उनको वोट देगी। तो लेकिन पेट में दर्द भाजपा को क्यों हो रहा है ओवैसी के लिए? ये क्या अंतर संबंध क्या है भाजपा और ओवैसी जी की पार्टी से? ये अंतर संबंध पे जरा ये प्रकाश डालें। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि यादवों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आजादी के बाद पिछड़ों और पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए सबसे बड़ी काम और सबसे बड़ा न्याय का काम अगर हुआ था तो वो मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था तो कमंडल लेकर के उस मंडल कमीशन के खिलाफ में कौन निकले? ये आडवाणी जी उस रथ पर माइक लेकर के खलासी बने हुए थे। वो जो रथ जी ट्रक, जो टाटा की ट्रक थी, उस ट्रक पे आडवाणी जी ड्राइवर थे और मोदी जी खलासी बने हुए थे। जब पिछड़ों को हक हकूक देने की बात आई तो सुनिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा मर्यादा में बात करिए। सुनिए राजेश राठौर जी, सुनिए मनीष जी, ओवैसी जी के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, आप ध्यानपूर्वक सुनिए पहले सुनने का काम कीजिए। देश के प्रधानमंत्री खलासी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ध्यानपूर्वक को लोकतंत्र में उनको वोट मिला है, तो मर्यादा में बोलिए। आपसे मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन सर आप थोड़ा पद की गरिमा भी रखिए। उत्पल जी पद की गरिमा रखिए। वो नहीं, सुनिए, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं सर, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्पल जी मैं आपसे विनम्र करती हूँ सर। नहीं, सुनिए सर, एक पद की गरिमा रखिए, एक पद की गरिमा, बस आप पद की गरिमा रखिए सर। वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें चुनकर लाया जाता है, बार बार चुनकर लाया जाता है। मनीषा जी, ये टोपी लोगों की पहचान टोपी से करने वाले लोग, टिक्का से करने वाले लोग, टिक्की से करने वाले लोग, दाढ़ी से करने वाले लोग मर्यादा की बात करेंगे। नहीं ठीक है सर, लेकिन अपनी आप पद की गरिमा रखिए सर। आपको बुलाया गया नहीं, ठीक है, आपको भी स्टर्म करनी चाहिए, आपको उस समय इंटरप्ट करना चाहिए था। अरे सर मैं इंटरप्ट, अरे सर आप ये टिक्का टोपी की बात मत करो। एक सेकंड सर, कोई नहीं कर रहा। शुरुआत आपकी तरफ से की गई सर, शुरुआत आपकी तरफ से की गई सर। तो सुनना पड़ेगा। नहीं, शुरुआत आपकी तरफ से की गई सर। उत्पल जी, शुरुआत आपकी तरफ से की गई।
आप बोलेंगे आप तो फिर सुनिए। सुनेंगे भी, आप बोलिए ही आप मत। सुनिए, आप सुनिए, बिना इंटरप्ट किए हुए सुनिए। इन्होंने कहा, पॉइंट बाय मैं कह रहा हूं, जो बात इन्होंने कहा उसी बात पे। इन्होंने कहा कि आवास, पानी, बिजली, सड़क की सारी जरूरतें पूरी हो गई, अब इनकी कोई जरूरत नहीं हुई। खुद मैं जिस आवास में बैठा हुआ हूं, जो मेरा आवास है, आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में झोपड़ी, ये झोपड़ी दिख रही है आपको? जरा टीवी वालों को ठीक से दिखा दीजिए, मेरा आवाज देख लीजिए। ये टीवी वालों को आप बढ़िया से दिखा दीजिए। ये मेरा सीलिंग फैन जो लगा हुआ है, ये भी जरा ठीक से इनको दिखा दीजिए। अगर इनको ये लगता है कि आवाज की जरूरत नहीं है इस देश में, पानी, बिजली, सड़क कंप्लीट हो गया है, तो जरा एकदम प्रत्यक्ष ये सीलिंग देख ली आपको? आप मेरे घर का हालत देख ली? उसके बाद भी आप कह रही हैं कि आवाज कोई मुद्दा नहीं है। मनीषा जी नहीं सर, नहीं सर, सुनिए सुनिए सर, एक ही पॉइंट की बात मनीषा जी, एक मिनट एक ही राजेश बात जी, हुई है। एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए, रुक जाइए। बोलिए। मंडल कमीशन की जब सिफारिश लागू हो रही थी, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट में पिछड़ा और अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिहार में है पिछड़ा और अति पिछड़ा, कर्पूरी जी के समय लागू हुआ था। स्टेट पे ओबीसी है। मनीषा जी सही बात? बोलिए। तो ओबीसी को जब हक हुकूम देने की बात आई, मंडल कमीशन लागू होना था, तो मंडल कमीशन को न लागू होने देने के लिए कमंडल लेके कौन घूमा था? मनीषा जी नहीं सर सुनिए, ये आरक्षण विरोधी कौन लोग सुनिए, हैं? आप, मुझे लगता है ये कि आप पिछड़ा चर्चा, विरोधी कौन नहीं लोग नहीं, हैं? मुझे लगता है आप मुद्दे से भटक रहे हैं, चर्चा से भटक रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नहीं, कि आने वाले बात कर रहे समय हैं, में आप, देश में पिछड़ा दलित का नौकरियों की बात मुद्दों से भटकना है। अरे सर ये आपकी 2 भी तो करोड़ सरकार नौकरी रही ना, की आप बात बता करते दीजिए ना, हैं। आपकी भी तो सरकार रही सर। आपके समय पर क्या था? चावल घोटाला था, आपके समय पर क्या था? चारा घोटाला था। आप बताइए। नहीं, आप घोटालों को नहीं उजागर करेंगे, आप ये सीलिंग दिखाएंगे, आप ये झोपड़ी दिखाएंगे। नहीं सुनिए, आप ये झोपड़ी दिखाएंगे, आप ये सीलिंग दिखाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। सुनिए, आप अगर बात करते हैं सर, अपनी भी बात कीजिए ना सर, अपनी भी बात कीजिए, मासिक आय 5500 है। अपनी भी बात कीजिए सर। आपने अपने कार्यकाल में कितने रोजगार दिए बताइए? लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? बेचने के लिए अडानी, उनका केस अभी भी चल रहे हैं, उनका पूरे परिवार पर अभी तक केस चल रहा है सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं गिनवाने पर आऊंगी तो फिर गिनवाती चली जाऊंगी। ठीक है राजेश जी आप बने रहिएगा, उत्पल जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे माँ करे सुरक्षा, वैसे ही एक्शन टेसा का HTHMR करे फर्नीचर की रक्षा। यानी आपका भरोसेमंद हरा बोर्ड, जिसका बोरर, टर्माइट और मॉइस्चर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और लगातार हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने लिखी है लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी, लेकिन सवाल है कि चिट्ठी से क्या बात बनेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं राजेश जी आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे उम्मीद है उत्पल वल्लभ जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्पल जी मुझे उम्मीद है कि इस बार हम चिट्ठी पर ही बात करेंगे क्योंकि यही हमारा मुद्दा है। आप कहीं और ले जाते हैं इस चर्चा को या मुद्दे को, उस पर प्लीज आप मुद्दे पर आइएगा। आपको बेकारी इस देश पे डर लगता है, बेकारी पे बात करने पे आपको इस देश की शिक्षा पे डर लगता है। अरे सर हम उस पर भी डिबेट करते हैं, डिबेट का मुद्दा होता है सर, वो डिबेट का मुद्दा होता है, वो चर्चा का। सर हमें किसी बात से डर नहीं लगता सर हमें किसी बात से डर नहीं लगता सर। सर सुनिए उत्पल जी, ये आपकी गलत फहमी है कि हम किसी पर बात करने से घबराते हैं या डरते हैं, लेकिन डिबेट का मुद्दा होता है सर, चर्चा का मुद्दा होता है। हर मुद्दे पर आप इन चीजों को नहीं लेकर आ सकते हैं ना। शिक्षा पे बात करने में डर लगता है। अरे सर सुनिए किसको किससे डर लगता है उसका फैसला आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। आप तो आते शुरू हो गए सर, मैं तो आपसे विनम्र वेलकम किया सर आपका, मैं तो आपका बहुत ही बेहतर तरीके से आपका स्वागत किया है, आप तो फिर से गरमाने लग गए हैं सर, आप किसी बात से नाराज है मुझे लग रहा है। ठीक है उत्पल जी मैं रुक करूंगी आपका। राजेश पोद्दार जी अपनी बात आप रखिएगा। लोगों को नौकरियां नहीं है वो नाराज होंगे ही। अरे सर सुनिए मैं ये कह रही हूँ कि आप ठीक है कोई घबराता नहीं है सर, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए। अरे सर आप रोजगारी पर बात कर लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट पर, आप विकास पर बात कर लीजिए, लेकिन उनके चर्चाओं का मुद्दा होता है सर। आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है। आप हर मुद्दे सवाल करने में डर लगता है आपको। अरे सर क्यों डरेंगे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। जनता कौन सवाल करने से डरता है सर, हमारा काम है सवाल करने का, हम दिन रात सवाल करते हैं, हम दिन रात सवाल करते हैं। ठीक है हमारी क्या काम है, हमारा क्या सवाल होना चाहिए वो आप तय नहीं करेंगे। राजेश जी देखिए इन्होंने कहा कि विचारधारा की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजेश राठौर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं और इंडी गठबंधन के साथ हैं और सभी बातें को रखने का काम करते हैं। इन्होंने कहा मेरे को चिट्ठी नहीं मालूम। हाँ। लालू जी की तस्वीर और चिट्ठी की तस्वीर दोनों मीडिया, सोशल मीडिया, सभी मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में छप नहीं तो हो सकता है ना सर ये फोन ना चलाते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो। और गूगल पे सबसे झूठा प्रधानमंत्री भी चलता है, कौन है? सुन लीजिए और आपने जो कहा ओबीसी साहब सुन लीजिए जल्दी, आपने ओबीसी साहब की बात कही, ओबीसी साहब ना भाजपा की विचारधारा से देश की बात कीजिए, आप बिहार की बात कीजिए, मैं बात करने को तैयार हूँ। ओबीसी साहब के प्रवक्ता आप हैं, आप ओबीसी साहब के प्रवक्ता हैं, आप बोलते रहिए। सुनने की धैर्य रखिए मेरे भाई। उपल जी बिहार से बात करना है और देश की बात करना है। मैं ओवैसी साहब उपल जी विषय जो है उस पे हम बात करें, मनीषा जी ने जिसका विषय रखा है देखिए उपल जी से जनता नहीं सुन रही है। बता दीजिए। अरे सर ओवैसी पार्टी ओवैसी जी की प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है सर। सर सुनिए उपल जी नहीं हूँ सर, AIMIM के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर सर, नहीं है सर यहाँ पर सर, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र बार बार हो रहा है ना, क्योंकि उन्होंने तो आपकी पार्टी पर ही रुक किया ना। सर पार्टी चिट्ठी आपको लिखी है सर, सर सुनिए चिट्ठी आपको लिखी है तो सवाल भी आपसे से होंगे ना सर। और राजेश जी ओवैसी साहब के प्रवक्ता। अरे सर कोई प्रचारक नहीं है, मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने, मैं फिर आपको अपडेट दे रही हूँ सर, मैं फिर आपको जानकारी दे रही हूँ सर। सुनिए अरे सर आप सुनने का धैर्य रखिए, शांति का परिचय दीजिए, थोड़ा वरिष्ठता का परिचय दीजिए। बात कीजिए आप बिहार के 14 करोड़ लोगों के बारे में बात कीजिए आप, और देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में बात कीजिए आप। सर ठीक है आप लोग बहुत करते आए हैं बातचीत, आप लोग बहुत युवाओं की बातचीत करते हुए आए हैं, आप लोग बहुत बातचीत करते आए हैं। ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी जी को प्रेम पत्र लिखते हैं, वो प्रेम पत्र का जवाब वो कैसे देते हैं वो बताएंगे राजेश जी, मैं नहीं बता सकता हूँ, हमें कोई प्रेम पत्र नहीं आया है। नहीं प्रेम पत्र नहीं आया, लेकिन गठबंधन को लेकर पत्र आया है। आया है, आप प्रेम पत्र का जवाब देते रहिए। अरे सर प्रेम पत्र का नहीं आया सर, गठबंधन में शामिल होने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पत्र लिख रहे हैं। गठबंधन में भी नहीं है ओवैसी जी, हाँ। जो है उनको बुलाना चाहिए। मनीषा जी आप बहुत बड़ी गलती कर दिए, आप गठबंधन में, ओवैसी जी गठबंधन में नहीं है तो गठबंधन के प्रवक्ता ओवैसी जी के बारे में नहीं बताएंगे, ये इनके गठबंधन में है, गुप्त गठबंधन में। अच्छा चलिए छोड़िए, अच्छा चलिए छोड़िए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, सीमांचल की बात सुनिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको उनके बारे में नहीं पता। नहीं सुनिए सर, अपनी भाषा पर थोड़ा सा लिमिट रखिए, अपनी भाषा पर। ये प्रेम पत्र क्या होता है, ये प्रेम पत्र क्या होता है, ये प्रेम पत्र
किसे लिखते हैं? क्या पत्र आप ही तो क्या लिखते हैं ये प्रेम पत्र? बताइए, मुझे बताइए क्या होता है ये प्रेम पत्र? मैं जब 20 बार बोल दिया कि मैं ओवैसी का प्रवक्ता कैसे बोल सकते हैं आप ये प्रेम पत्र? पूछ रही हैं आप बार बार। मैं आपसे बहुत शांति से सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय पर बहस करे जा रहे हैं। प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे सर, नहीं है आप प्रवक्ता, ठीक है, नहीं है आप प्रवक्ता, हटाइए। राजेश पोद्दार जी, आप अपनी पार्टी, अरे सर आप अपनी पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे मुझे, आप अपनी पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे मुझे, आप आरजेडी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे उत्पल जी मुझे। अरे सर सुनिए, आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, आप मुझे अपनी पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं। सही मायने में आप बताऊं तो आपको प्रेम पत्रों से अगर फुर्सत मिल जाए तो आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने आपको पार्टी में पत्र लिखा है तो क्या लालू प्रसाद यादव उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है आपको? आप ओवैसी जी के प्रवक्ता को बुला लेते हैं आप। अरे सर क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं सर कैसे बोल सकता हूं? सुनिए सर, कॉमन सेंस है भाई। सर कॉमन सेंस हमें मत बताइए, मुझे लगता है कि कॉमन सेंस रखने की जरूरत आपको है। क्या करेंगे ओवैसी जी का प्रवक्ता ने बताया? मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है सर, बिना जानकारी के मुझे लगता है आपसे कांटेक्ट कर लिया गया है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे लगता है शायद आपको मुद्दा ही नहीं बताया गया, मुझे लगता है शायद आपको मुद्दा ही नहीं बताया गया होगा। अपने टीवी का समय बर्बाद कर रहे हैं और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे सर आप हमारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, मैं ओवैसी जी का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे ठीक है, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं लग रहे हैं मुझे, तो आप आरजेडी के प्रवक्ता भी नहीं लग रहे हैं, आप मुझे अपनी पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं। राजेश जी अपनी बात रखिए, राजेश जी बात रखिए अपनी। राजेश जी आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ राजेश जी, ये क्या वजह है भाई, बार बार उत्पल जी बोल रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी आपके करीब रहते हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता है, ओवैसी जी की पार्टी का नहीं है, तो अरे सर फिर आपको मिर्ची लग जाती है। अरे सर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतनी मिर्ची, अब इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सर आपको? अरे सर चिट्ठी आपको लिखी है ना, बीजेपी को लिखी होती तो मैं सवाल करती, चिट्ठी आपको लिखी है। बीजेपी से पूछिए ना, उनका तो मैं उसी से पूछ रही हूँ ना सर, बीजेपी से ही पूछ रही हूँ, बीजेपी से ही पूछ रही हूँ। उत्पल जी को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है, वो क्यों असदुद्दीन ओवैसी को आपकी पार्टी बता रहे हैं भाई? बीजेपी से ही पूछ रही हूँ सर। राजेश जी से सवाल है मेरा, राजेश जी से ही सवाल है सर। ये असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुनते ही उत्पल जी को क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? भाजपा के साथ शामिल हो जाए, बहुत मजबूत हो जाएगी भाजपा। बताइए राजेश जी, मनीषा जी बार-बार आपको भाजपा के करीबी बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मनीषा जी भाजपा के साथ 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जनता के आशीर्वाद से गुजरात के 13 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जनता का आशीर्वाद मिलता है। और रही दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ओबीसी साहब को आप अपनी पार्टी में ले लीजिए। ओबीसी साहब नहीं, उत्पल जी आप सुन लीजिए, उत्पल जी सुन लीजिए, उत्पल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, उत्पल जी सुन लीजिए। इतनी मिर्ची ना, सुनिए सुनिए, अब आपके बारे में वो नहीं बोल रहे थे ना, आपके बारे में वो नहीं बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के पास है। अरे सर सुनिए, तो ये भी बताइए ना, ये भी बताइए कि जिन 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीती थी उनमें से 4 तो आप ही की पार्टी में है। अरे सर बताइए ना, 4 तो आप ही की पार्टी में चले गए ना सर, बताइए ना फिर। ओवैसी की 5 सीटों के 4 विधायक तो आप ही की पार्टी में थे ना, ये भी बताइए ना। अरे उत्पल जी बताइए फिर, बताइए ना। इतनी मिर्ची पता नहीं काहे बात की लग रही है उत्पल जी को, मुझे लग रहा है नाश्ता पानी नहीं किया अभी तक। मनीषा जी मैं इनसे विनती करता हूँ कि आप एक बता दें कि आपका विचारधारा क्या है, आप अपनी विचारधारा बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। लोगों से सर्टिफिकेट मंच साझा करते हैं, गांधी मैदान के अंदर हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और आज ये बातें कर रहे हैं, मंच साझा करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के सभी नेता मंच साझा करते हैं। आज विचारधारा की बात कर रहे हैं, आपकी क्या विचारधारा है, बिहार के अंदर क्या विचारधारा है, 13 करोड़ की बात करिए, आपकी क्या विचारधारा है? समीकरण भाई समीकरण पसंद नहीं है, आप बड़ा दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं, क्या बताएं? बराबर का दर्जा दे। ये ऑर्गेनाइजर में आपके मुखपत्र में लिखा हुआ है, आपसे विचार सीखने की जरूरत है। शर्म नहीं आती है आपको? ऑर्गेनाइजर का नाम सुने हैं? बोलते रहिए भैया, बोलते रहिए, बोलते रहिए, का नाम सुने हैं जिसको गुरु मानते हैं आप लोग, जो आपके इसी तरह बोलते रहिए। संगठन का वो जो रहा है, हेड रहा है, मुखिया रहा है, उनके ऑर्गेनाइजर मुखपत्र में लिखा हुआ है कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जिसमें दलित, पिछड़ा और अकलियतों को हमारे बराबरी का दर्जा दे। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ मनीषा जी? रिटन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? वैचारिक और सैद्धांतिक लाइन सिखाइएगा।
सर आपके पास चिट्ठी नहीं पहुंची है, मुझे लग रहा है आपके पास चिट्ठी नहीं पहुंची है। माफी वीर के लोग। मनीषा जी मैं विनती चाहता हूँ मुझे समय दिया जाए। अंग्रेजों से माफी लेकर के उत्पल जी सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए सर। राजेश जी ठीक है, राजेश जी आप बोलिए। उत्पल जी किस बात की पेंशन? अरे वल्लभ जी आप सुन तो लीजिए एक बात, मुझे लग रहा है आप सुनने नहीं दे रहे हैं। ये एक तरफा नहीं है सर, ये एक तरफा चर्चा नहीं है। मैंने दोनों गेस्टों को बुलाया है तो दोनों को मौका मिलना चाहिए सर बराबरी से। उत्पल जी ठीक है, ठीक है विचारधारा पर बात करेंगे। राजेश जी को उनकी बात आप पूरी तो होने दीजिए सर, आप पहले इंटरप्ट कर लीजिए। है कि आप अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए 60 रुपया पेंशन लेते थे, पेंशन लेते कि नहीं लेते थे? आपको अंग्रेज 60 रुपया क्यों देता था? मनीषा जी डिबेट का शो का ऑर्गेनाइजर गरिमा नहीं बना पा रहे हैं। मनीषा जी बड़ा सर ये जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब है नहीं। ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा हुआ है? अरे सर सुनिए, ये सामना या मुखपत्र नहीं, सुनिए पिछड़ा दलित और अकलियतों को बराबर का दर्जा देता है। अरे सर सुनिए, ऑर्गेनाइजर किसका मुखपत्र है? सुनिए भाजपा का सुनिए। उत्पल जी आवाज मिल रही है क्या आपको? उत्पल जी आवाज मिल रही है? पूरा जवाब मिल रही है, सवाल भी मिल रहा है और जवाब आप सुन रहे हैं ना? हाँ हम तो बहुत बात को चलाइए जो मैं बोल रहा हूं। अरे सर सुनिए, हाँ चल रहे हैं, हम किसी की बात काट के नहीं चलाते हैं, बिल्कुल लाइव आप बैठे हुए हैं, आपकी हर बात पहुंच रही है। सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। चार ठीक है, सुनिए ऐसी क्या वजह रही? नहीं सुनिए मुझे बताइए, आप पता नहीं क्या क्या जिक्र कर रहे हैं, आप इस बात का भी जिक्र करिए कि 4 विधायक आपकी पार्टी में आए, असदुद्दीन ओवैसी की नहीं आए, बताइए 2020 में जीतकर। आरएसएस का सिद्धांत पर उड़ के अरे सर सुनिए, छोड़िए ना आरएसएस को, कहाँ जा रहे हैं आप आरएसएस पर? मत जाइए ना आरएसएस पर। अरे आरएसएस का कोटा लागू हो गया। अरे सर सुनिए ना, आरएसएस पर मत जाइए आप, आरएसएस पर मत जाइए। आप तो मजबूत विपक्ष है ना, आप तो मजबूत विपक्ष है, आप तो मजबूत विपक्ष है ना, आप तो मजबूत विपक्ष है। अरे सुनिए, अरे सर सुनिए, बोलने की तमीज रखिए, पहली बात बोलने की तमीज रखिए सर, बोलने की तमीज रखिए, मैं म्यूट कर दूंगी आपको। बिहार सरकार की मंत्री ने कहा है। सर सुनिए आप कहीं मंत्रियों पर मत जाइए। नहीं सुनिए, आप कहीं मत जाइए, हमें शर्मा जी। अरे सर सुनिए, अरे उत्पल वल्लभ जी सुनिए क्या वजह रही कि 2020 में ओवैसी के 5 विधायक जीते, उनमें से 4 आपकी पार्टी में आ जाते हैं, उस पर भी तो बात कीजिए ना। सरकार का कैबिनेट किन विचारों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, उन पर भी तो बात कीजिए ना। मुझे नहीं आप जो सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे, जो हम सुनाना चाह रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, चुप रहेंगे। आप जिस एजेंडा पे घुमा के हमको बात करने उसमें हम आएंगे। सर सुनिए, आप अपने चर्चा का विषय मैं कोई शब्द मुंह में नहीं डाल रही हूँ सर, मेरी कहाँ इतनी हैसियत कि मैं अपने शब्द आपके मुंह में डालूं और आप बोल ही लीजिए। ना सुनिए सर, सुनिए ये कोटे की बात नहीं हो रही है, ये किसी की बात नहीं हो रही है। आपका ये सिद्धांत नहीं है सबका साथ सबका विकास, आपका सिद्धांत है वोट सबका और लाभ और मल्लादात पद आरएसएस कोटा के सिफारिश से। ये मंत्री है। ठीक है राजेश जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है राजेश जी से जवाब ले लेती हूँ ना सर, जनता को बताइए। अरे सर राजेश जी से जवाब ले लेते हैं ना सर, जनता को बताइए। मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ सर किसी पार्टी की, मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ सर किसी पार्टी की। अरे मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ सर किसी पार्टी की, जो प्रवक्ता है वो बैठे है ना, जवाब देंगे। राजेश जी जवाब दीजिए भाई। तो मैं प्रवक्ता हूँ ओवैसी जी का? अरे सर तो ओवैसी को आपने उनके विधायकों को अपनी पार्टी में लिया क्यों, बताइए विधायक आपकी पार्टी में? अरे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक आपकी पार्टी में क्यों आए थे बताइए? 4 विधायक है ना आपकी पार्टी में, अरे 4 विधायक आए ना आपकी पार्टी में, 4 सीटों से जीतकर 4 विधायक आए ना आपकी पार्टी में। इन लोगों के विचार का पर्दाफाश हो जाएगा। अरे सर कमाल की बात है सर, कमाल की बात है, सुनते नहीं है सर। आवंटित करती है आरएसएस। मंत्री ने कहा है इनको थोड़ा सा रोकिए, समय खत्म होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है। अरे सर सुनिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रवक्ता उत्पल वल्लभ झूठ बोलता है और ये बात बोला आप टीवी पे चला के बोलिए। अरे सर मुझे नहीं पता कि आपको क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों इतना परेशान है, लड़ झगड़ कर आए हैं आप, या नाश्ता पानी आपको मिला नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है आपको, आप सुन नहीं रहे हैं प्रश्न को आप सुन नहीं रहे हैं। आरएसएस और संघ के सिफारिश पे बहाली हो रही कि नहीं हो रही है? अरे सर छोड़िए ना आरएसएस को, छोड़िए ना आरएसएस को, क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में आरएसएस? आप संघ के सिफारिश आप बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आपकी पार्टी में आए या नहीं आए, बताइए। और आप कहिए कि छोड़िए। अरे जिस विचारधारा की आप आज आलोचना कर रहे हैं उसी विचारधारा के 4 लोग आपकी पार्टी में आए कि नहीं आए हैं, बताइए। आपके टीवी पे टीआरपी के लिए मुद्दा हो सकता है। अरे सर क्या टीआरपी के लिए मुद्दा हो सकता है? चिट्ठी लिखिए, आपकी जानकारी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नहीं लिखी है। बिहार के 14 करोड़ के लिए मुद्दा है कि बिहार में जो भी आवंटित पद है
जो मलाईदार पद है, जो नौकरियां हैं, जो निगम है, जो बोर्ड है, जो आयोग में लोगों की सिफारिश हो रही है, हाँ। वो आरएसएस के सिफारिश काश से आपके कितने समय लोगों पर भी को हुआ होता सर, काश आपके समय पर भी हुआ होता। क्यों नहीं दिए सर, काश आपके समय पर भी हुआ होता। आज पूरा परिवार पर केस चल रहा है, मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम सब पर केस चल रहे हैं सर, सब पर केस चल रहे हैं सर। मनीषा जी, आप ढाल मत बनिए। हम ढाल नहीं बहुत बन अच्छा रहे है कि राजेश राठौर जी तैयार हो गए इस मुद्दा पे आने के लिए। राजेश जी कृपया इस मुद्दा पे अपनी विचार को रखें। सुनिएगा लेकिन वल्लभ जी सुनिएगा आप। हाँ राजेश जी बताइए। हाँ उसी मुद्दा पे आ जाइए। बोलिए सर। अशोक चौधरी और आरएसएस का कोटा और निगम बोर्ड में बहाली का सिफारिश, जरा बोलिए। राजेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने जिस विचारधारा की बात कही है और जिस विचारधारा की बात उपलब्ध जी कर रहे हैं, तो बिहार में विकास की ही बात हो रही है और आरएसएस की ये बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आरएसएस को फिर यार भाई, तुम सुनोगे, सुनने की क्षमता रखो। 45 मिनट से बोलते जा रहे, सुनने की क्षमता नहीं है। यही राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता को सिखाया गया लालू जी ने। इनकी विचारधारा देखिए, आरएसएस की विचारधारा कहते हैं। लालू प्रसाद यादव को इंदिरा गांधी ने लाठी से पीटा है, जेल भेजने का काम किया। फिर बोलेंगे, अरे भैया फिर बोलेंगे आप। अरे सर क्या इतनी दिक्कत हो रही है सर आपको? मुझे तो वल्लभ जी आपका समझ ही नहीं आ रहा सर। अरे सर आपको उनसे मिर्ची लग रही है, उनसे दिक्कत हो रही है। जिस विचारधारा को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया हुआ है सर, आपने उन्हीं सामाजिक नैतिकता की बात करते थे, आज कांग्रेस के साथ है। लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक नैतिकता की बात करते थे, वो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे 1975 में, आज उनके साथ है। वल्लभ जी सुनिए, और जिसमें आप घर दिखा रहे हैं ना, अभी आप 4 पहिए गाड़ी से उतरे हैं और किसी के घर पे गए, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलता है, अप्लाई कीजिए, आपका भी घर बनेगा, आपका भी घर बनेगा। जो दिखा रहे हैं, अभी तो 4 पहिए के गाड़ी से आप उतरे थे और आप इस घर में आके बैठे हैं और कहते हैं हमारे पास घर नहीं है। तो 4 पहिया गाड़ी आपके पास है लेकिन घर नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है आपकी। और बात रही आरएसएस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, भाजपा का एक ही विचारधारा है। और मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप हैं मंडल कमीशन में, पेट में दर्द हो रहा है। फिर आप अपना, आपके घर से जनता का भला नहीं हो सकता है। आपने 4 पहिए गाड़ी से पूरी दुनिया ने देखा है। उतर गए। अरे सुनिए, सुन लीजिए। और बात की रहा विचारधारा, पिछड़े दलित झोपड़ी में रहते हुए गाड़ी से कैसे उतर गया, यही विचार है। यही विचार सुनने की बात। आप जो बात अपने विचार को उजागर कर चुके हैं कि पिछड़ा दलित किनको बुला लिए, कैसे व्यक्ति को बुलाए जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है। मनीषा जी किनको बुला लिया, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। लालू जी को लाठी से पीटा, आज आपातकाल के दौरान कैसी विचारधारा। मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं, 84 सांसद हमारे ने समर्थन दिया था और राजीव गांधी ने छोड़ के भाग गए थे लोकसभा के अंदर। अरे सुन लीजिए अप्पल जी, बहुत चिल्ला रहे हैं आप। आपको पता है आरक्षण के बारे में? आरक्षण के बारे में पता है? बताइए। जिस कांग्रेस के साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे आरक्षण के बारे में आरक्षण जब मिल रही थी, मंडल कमीशन हमारे 84 सांसदों ने समर्थन दिया। अरे सुन लीजिए, मंडल जब आए थे, सुनिए ना, कमंडल लेके जब आए किस व्यक्ति को बुला लिया जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको नॉलेज ही नहीं है, किस व्यक्ति को आपने बुला लिया जिनको नॉलेज ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण की बात आई, कल्याणपुर मिश्र जी ने समर्थन दिया बिहार के अंदर। और इनको कहता है कि एक कमंडलवादी से हमको मंडल नहीं सीखना। राजेश राठौर जी, भैया आडवाणी जी को आरक्षण के विरोध में ही रैली निकाले थे, लालू प्रसाद यादव का नाम किसी ने डुबाया, इनके प्रवक्ताओं ने डुबाया। अपनी बात नहीं करेंगे। लालू जी विकास की बात, चरित्र की बात आपको नहीं मालूम। आज चैनल्स के माध्यम से कहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता उपल जी की मर्यादा को नहीं पता है। मंडल कमीशन की आपने बात कही, मनीषा जी, मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी ने किया था लोकसभा में। मंडल लेके क्यों घूम रहे हैं? राजीव गांधी के क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं आप अपना प्रवक्ता बनिए। कमंडल लेके कौन घूम रहा था मंडल के समय में? आप आडवाणी जी के प्रवक्ता बनिए ना भैया। मनीषा जी बोल रहे हैं तो आप उनके प्रवक्ता बता रहे हैं, कहां बात कीजिए? नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकर के नॉलेज नहीं है। मनीषा जी, आप कुछ भी वो बोल रहे हैं तो आप उनको प्रवक्ता बता रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप मुझे प्रवक्ता बता रहे हैं। कोई इंसान कैसे अपनी बात रखेगा सर, बताइए, कोई कैसे अपना पक्ष रखे? वाले लोगों को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए। नहीं सर सुनिए, आपने तो पूरा विषय जो है वो डगमगा दिया। मंडल के बारे में बोलिए उत्पल जी, एक तो आपने पूरा मुद्दा भटका दिया, पूरी चर्चा किस विषय पर थी और आपने क्या बना दिया उसको। प्रवक्ता बन जाते हैं।
और कोई भी अगर बोल रहा है तो आप उसे उस पार्टी का प्रवक्ता बता रहे हैं। ओवैसी का बात रखूंगा, ओवैसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। अरे सर, कौन ओबीसी के बारे में बात कर रहा है? सुनिए, आप ओबीसी के बारे, ठीक है सुनिए, आप ओबीसी, आपको क्या दिक्कत हो रही है सर इतनी ओबीसी से? ओबीसी से क्या दिक्कत हो रही है सर? ओबीसी से क्या दिक्कत हो रही है सर? ओबीसी से क्या दिक्कत है बताइए? ओबीसी से क्या दिक्कत हो रही है बताइए मुझे। खुल के रहिए ना, जो रहिए। ओबीसी से क्या दिक्कत है? उत्पल वल्लभ को ओबीसी से क्या दिक्कत है? चेहरे पे कितना चेहरा लगा के चले आए। क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है? ओबीसी से क्या दिक्कत है? आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ को क्या दिक्कत है? में शामिल करा दीजिए। अरे सर नहीं, सुनिए सुनिए, मेरा सवाल आपसे यही है, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है ओबीसी से? क्यों दर्द हो रहा है? ओबीसी से आपको क्या दिक्कत हो रही है बताइए? क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ओबीसी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। सुनिए, आपको क्यों दिक्कत होगी सर? आपको क्यों दिक्कत होगी? मैं बताती हूँ आपको क्यों दिक्कत नहीं होगी। आपको आपके उनके 4 विधायक जो थे वो आप ही की पार्टी में थे सर। अब जवाब नहीं देंगे आप, क्योंकि आपसे सवाल कर लिया जाता है ना, ठीक है, आप बीच डिबेट में भाग जाते हैं और यही आप लोगों की प्रवृत्ति भी रही है, यही आप लोगों का कैरेक्टर रहा है कि आप बीच डिबेट में जब ऐसा सवाल किया जाता है तो आप अपना अपना राग अलापते हैं और जब आपके सवाल किए जाते हैं तो आप डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्पल वल्लभ हमारे साथ जुड़े, पता नहीं कौन सी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, फिलहाल औपचारिक तौर पर वो प्रवक्ता आरजेडी पार्टी की तरफ से जुड़े थे। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव, अब चूंकि चिट्ठी पर बात हो रही थी, लेकिन इसको लेकर अब लालू प्रसाद यादव क्या इस पर मंजूरी देंगे या फिर क्या वो इस पर स्टैंड लेंगे, उसके बाद क्या जातीय समीकरण बदलेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये जिक्र कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि भाई वोटों का जो सेकुलर बंटवारा है उससे अगर बचना है और अगर वोटों का बंटवारा नहीं करना है तो फिर हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव या पार्टी क्या फैसला लेगी वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ ही चर्चा में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।